फिर से स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों एक नई सीरीज। इस सीरीज में आप एक तीर से दो निशाने मारेंगे। जी हां, एक तीर से दो निशाने। ये कैसे होगा दोस्तों? देखिए, आप सभी को पता है कि आपके अब प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, एक्सटर्नल आएंगे, आपके प्रैक्टिकल लेंगे, जिसमें आप सभी जानते हैं 12 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सटर्नल आके आपसे रिटर्न में लेंगे, 4 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी और बचे जो 4 मार्क्स होंगे प्यारे दोस्तों, उसमें वाइवा होगा। उस 4 मार्क्स के लिए जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आपसे एक्सटर्नल पूछेगा दोस्तों, वो सभी के सभी क्वेश्चन हम इस सीरीज में आपके सामने रखेंगे। इससे पहला निशाना तो आपका पूरा होगा, आपके 20 में से 20 नंबर लग जाएंगे, 12 प्रैक्टिकल से होंगे, आपके 4 वाइवा में जो पूछे जाएंगे और 4 नंबर प्रैक्टिकल फाइल से होंगे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इससे दूसरे निशाने की, आप सभी जानते हैं अकाउंटेंसी का एग्जाम जो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का, उसमें दोस्तों 20 नंबर के तकरीबन 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब किए जाएंगे। तो उसमें भी आपको ये वीडियो पूरा का पूरा फायदा देगी, मतलब 1 मार्कर की पूरी सीरीज होगी, पूरी बुक की दोस्तों। जी हाँ, चलिए आज आपका स्वागत करते हैं दोबारा और स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज को। चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ से पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्या आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन? व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर दोस्तों क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बात तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही क्या होता है। एक एनपीओ संस्था अपने कैश का लेन देन रखने के लिए, कैश में कितने पैसे आते हैं, कैश में कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कितनी पेमेंट्स होती हैं, उसके लिए एक अकाउंट बनाती है जिसे हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो उसका नेचर क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दोस्तों। उसका नेचर रियल है। क्या है जी? रियल। आप जानते हैं 3 तरीके के नेचर होते हैं, पर्सनल नेचर, रियल नेचर और नॉमिनल नेचर। उसका नेचर रियल क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल बात दोस्तों, कैश हमारी एक एसेट है और एसेट का हमेशा नेचर रियल रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपको पता लगा होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? जी हां, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या नेचर होता है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने देखा होगा, जिसमें प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L भी उसे बोल देते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी उसी का नाम है। तो उसमें हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। एनपीओ की संस्थाएं जो होती हैं उनमें दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम से ट्रेडिंग एंड P&L बनाए जाते हैं। क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर इसलिए उसे बोला जाता है क्योंकि एनपीओ का जो ऑब्जेक्टिव होता है प्यारे दोस्तों, वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है और प्रॉफिट वर्ड कमर्शियलाइजेशन से जुड़ा वर्ड है, उससे इस तरीके का एहसास नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल वर्क कर रही है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही जो एनपीओ संस्थाएं अपने सरप्लस या डेफिसिट, वहां वर्ड सरप्लस अगर प्रॉफिट हो तो डेफिसिट या अगर लॉस हो, ये यूज किए जाते हैं। उसको दिखाने के लिए जो अकाउंट बनाती है उसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका नेचर क्या है? जी हां दोस्तों, इसका नेचर नॉमिनल होता है। नॉमिनल का रूल आप जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफाइन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं एक संस्था को चलाने के लिए रेगुलर बेसिस पे इनकम का फ्लो होना चाहिए, तो उसे ही दोस्तों सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। एक संस्था, एग्जांपल के तौर पर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी एक संस्था है, तो उसके किस तरीके से वो अपना काम चलाएगी, तो एक एनुअल नेचर पे या मंथली बेसिस पे या किसी भी प्रकार के 6 महीने के बाद एक उसके मेंबर्स की एक पर्ची कटती है। आप सभी देखते होंगे 2 तरीके की पर्चियां होती हैं दोस्तों। एक तो ये होती है कि आप कोई भी फंक्शन या किसी भी प्रकार की पर्ची कटवाते हैं, एग्जांपल के तौर पर कि जैसे अभी शिवरात्रि बीती है, तो शिवरात्रि पर कई जगहों पर लंगर होता है, तो जब भी लंगर होगा तो एक लंगर की पर्ची होगी, दैट इज सेपरेट डोनेशन। वो उसको डोनेशन की टर्म भी दे जा सकती है और उसे स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन भी कहा जा सकता है कि उसी काम के लिए उस सब्सक्रिप्शन की दोस्तों बात नहीं कर रहे। डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी पैसा एक एनपीओ को अपने काम करने के लिए चाहिए होता है, जिनके मेंबर्स के सिर पर वो एनपीओ बना है, तो वो
हर मंथ या 15 दिन बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने, एक टाइम पीरियड पहले डिफाइंड होता है, जनरली 1 मंथ होता है। तो उसके बाद जो पैसा देते हैं उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ऑन रेगुलर बेसिस पे जो पेमेंट दी जाती है दोस्तों उसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। अगला नेक्स्ट एक मार्क के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, डिफाइन लेगेसी। लेगेसी क्या है? लेगेसी का मतलब दोस्तों क्या होता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की दोस्तों डेथ हो जाती है तो वो अपनी एक विल, वसीयत बनाता है। वसीयत में क्या लिख देता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का 20% हिस्सा फलाने फलाने एनपीओ को चला जाए या फलाने मंदिर को चला जाए, ट्रस्ट को चला जाए। तो वो पैसा इस तरीके का कोई जो अगर कोई डाई कर जाए, कोई बंदा मर जाए, उसके बाद कोई अपनी विल से या अपनी राइटिंग में कहीं लिख कर गया है कि मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा उस संस्था को दें, तो वो जो एनपीओ को मिलता है उसे दोस्तों लेगेसी बोलते हैं। ये कभी कभी मिलता है, ये कैपिटल नेचर की होती है दोस्तों। और पिछली बात करें सब्सक्रिप्शन, ये रेगुलर नेचर की होती है। कैपिटल नेचर का मतलब ये डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट में जाएगी। और अगर मैं दोस्तों सिंपल सी बात करूं कि रेवेन्यू नेचर की जो संस्था या जनरल नेचर की जो चीजें होती हैं जैसे कि सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन कहां आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन लेगेसी हमेशा बैलेंस शीट में जाएगी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग क्या होती है? आप सभी जानते हैं एनपीओ जैसी जो संस्थाएं होती हैं उनमें फंड बेस अकाउंटिंग का एक सेपरेट कंसेप्ट चलता है। एग्जांपल के तौर पर एक एनपीओ है, एक क्लब है, उस क्लब में क्या होता है, रेगुलर कई सारी संस्थाओं के वो मैचेस करवाते रहते हैं, क्रिकेट भी करवाते हैं, वो वॉलीबॉल भी करवाते हैं, वो किसी भी प्रकार से बैडमिंटन भी खिलाते हैं, वहां जिम भी है, वहां पर न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक प्रॉपर क्लब चल रहा है, उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, क्रिकेट टूर्नामेंट, तो उसके लिए वह फंड अलग निकाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 रुपए क्रिकेट फंड अलग निकाल दिया गया, उसी से सारे खर्चे होंगे, उसी में सारी इनकम, अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई हमने चीफ गेस्ट या मिनिस्टर बुलाया और वो हमें आके पैसे दे गया, तो उसी में उसकी इनकम जुड़ेगी और नेट इफेक्ट सीधा सीधा बैलेंस शीट में किया जाएगा। तो फंड बेस अकाउंटिंग दोस्तों इस प्रकार की अकाउंटिंग होती है जिसका एक सेपरेट फंड होता है, सभी खर्चे उसी से किए जाते हैं, सभी इनकम उसी से निकाली जाती है। जी हाँ। अगली बात करेंगे दोस्तों, डिफाइन अकाउंटिंग ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम की अकाउंटिंग कैसे होती है? सबसे पहली बात, कंज्यूमेबल आइटम ही क्या होती है दोस्तों? कई सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारी स्टेशनरी का यूज किया जाता है, या क्लब्स हों तो उनमें स्पोर्ट्स मटेरियल का यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ एक ही पेन ले आएंगे और कल के लिए फिर दोबारा या 3 दिन या 4 दिन बाद फिर दोबारा पेन लेने जाएंगे। स्टेशनरी जैसी आइटम्स होगी तो इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, इसके लिए क्या किया जाता है, साल की शुरुआत में बल्क में सामान उठाया जाता है, सामान उठा के उसको पूरा साल यूज किया जाता है और लास्ट में क्लोजिंग बच जाता है। अगर कुछ बचे तो ठीक है, वो अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम का ट्रीटमेंट करना। तो कंज्यूमेबल आइटम ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके हम देख लेते हैं साल में कितनी आइटम कंज्यूम हुई। इसमें कभी कभी एडवांस में क्रेडिटर होते हैं या क्लोजिंग या ओपनिंग क्रेडिटर भी होते हैं, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन आपसे अगर पूछे कंज्यूमेबल आइटम क्या होती है तो आप बताएंगे जो एक साल के दौरान संस्था को कंज्यूम करनी हो किसी भी रेगुलर नेचर पे, वो और उनको शुरू में ही परचेज कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं। अगली दोस्तों बात है एंट्रेंस फी के ऊपर। एंट्रेंस फी, कोई भी बंदा आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आके काम करना शुरू करता है, वो बोलता है मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी लगी, मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूं। एग्जांपल के तौर पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो लंगर लगाती है, एक बंदे ने लंगर खाया तो लंगर लेके उसको बहुत एहसास हुआ कि लोगों की मदद हो रही है, खाना मिल रहा है, तो मैं भी इस संस्था से जुड़ना चाहता हूं। हमने बोला कि जी बिल्कुल जुड़िए, आप अगर किसी भी व्यक्ति को हमारी संस्था से जुड़ना है तो 5,000 रुपए उसको पहली बार में देने होते हैं, उसके बाद 50 रुपए सब्सक्रिप्शन देनी होगी हर मंथ के हिसाब से। तो जो पहली अमाउंट वो दी जाती है दोस्तों उसे एंट्रेंस फीस बोला जाता है। तो इसके ऊपर भी व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रेंस फीस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी भी प्रकार से लाइफ मेंबरशिप फीस। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति ऐसे करता है कि डेली सब्सक्रिप्शन देके वो दुखी हो जाता है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, उसे ऐसा लगता है कि मैं भूल जाता हूं, या वो अपनी ही गिल्ट करता रहता है कि मैं भूल रहा हूं, 2 मंथ से मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं दी और मैं उस संस्था से जुड़ा हूं। तो सब्सक्रिप्शन मंथली बेसिस पे या बहुत थोड़े टाइम पीरियड के बाद सब्सक्रिप्शन का नंबर आ जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है मुझे याद नहीं रहता, मैं बहुत बिजी रहता हूं अपने पर्सनल कामों में, इसलिए मैं आपको पूरी लाइफ टाइम की फीस जो सब्सक्रिप्शन के तौर पर देनी है मैं एक बार में देना चाहता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, एनपीओ को कोई दिक्कत नहीं होगी। एनपीओ एक लमसम सी अमाउंट बना के ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, तो उसके ऊपर वो एक लमसम सी अमाउंट बना के सामने वाले बंदे को बोल देता है कि ये लीजिए सर, आप इसे यूज
हमें इतने पैसे दे दीजिए, तो उसे ही बोलते हैं लाइव मेंबरशिप फीस, और वो लॉन्ग टाइम तक कैपिटलाइज नेचर की होती है, तो इसलिए वो बैलेंस शीट में ही रखी जाती है। दूसरी बात दोस्तों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि लाइव मेंबरशिप फीस क्या होती है। एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हॉनरेनियम। हॉनरेनियम क्या होता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डिफाइन हॉनरेनियम 1 मार्क्स में। हॉनरेनियम का मतलब क्या होता है? हॉनरेनियम का मतलब बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी संस्था में आया और आके आपने उसको सम्मानित किया कि आप हमारे यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा हमें, और हमारे जितनी भी मार्गदर्शन थे, जितने भी एग्जाम्पल के तौर पे एक चाइल्ड होम था हमारा जहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता था, वहां पे हमने किसी मिनिस्टर को बुलाया, तो मिनिस्टर ने आके 1 लाख रुपए की घोषणा भी की। अब हमें इन रिटर्न उनको कुछ देना होगा, क्योंकि वो आए हैं, तो हमने फूल बुके और वगैरह ट्रॉफीज वगैरह दी और एक शॉल दी, तो उस अमाउंट को बोला जाता है दोस्तों जिससे फूल बुके ट्रॉफीज आए हैं, हॉनरेनियम। तो हॉनरेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है, तो ये भी याद रखना होगा दोस्तों आपको। तो आपको सभी डेफिनेशन बुक्स में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप सभी ये जरूर याद रखें कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एनपीओ के लिए ये चीजें बहुत जरूरी थी। जी हाँ दोस्तों, अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं, चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा दोस्तों। इसमें क्या 1 मार्क्स के क्वेश्चन होने चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, डिफाइन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ही मीनिंग क्या है? पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही है, पार्टनरशिप का दोस्तों मीनिंग क्या है। तो इसके लिए मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा। सेक्शन 4 अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु आर have agreed to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। इसका मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप एक बिजनेस को चलाने का तरीका है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बंदे आपस से जुड़कर बिजनेस को चलाते हैं। तो यही आपको डेफिनेशन देनी है, जिसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 बंदे एक ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस को चलाते हैं, वही पार्टनरशिप होती है, ये आप जानते हैं। अगला, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? डीड एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पूरा का पूरा लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि पार्टनरशिप में किस प्रकार से काम किया जाएगा, कौन कितना शेयर रखेगा, किसकी कितनी कैपिटल लगी है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मिल रहा है, किसको कितनी कैपिटल में कितनी ड्राइंग की अलाउड है नहीं है, तो वो सभी। तो क्या ये डीड ओरल भी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर है, ओरल भी हो सकती है। प्रेफरेबली ऐसा होता है कि डीड हमेशा रिटर्न हो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा 1 मार्क्स के लिए। इज पार्टनर इज एजेंट और अ प्रिंसिपल ऑफ अ फर्म? क्या पार्टनर एजेंट है फर्म का या फिर पार्टनर प्रिंसिपल है फर्म का, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जब भी दोस्तों अगर मैं एज अ पार्टनर कोई काम करने जा रहा हूं, एज अ पार्टनर मैं किसी पार्टी से मिलने जा रहा हूं, तो मैं पूरी फर्म का रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो उस समय पे मैं फर्म का एजेंट हूं। लेकिन जब भी मेरे से कोई मिलके आके मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं इंडिविजुअल लेवल पे ऑन द बिहाफ ऑफ माय पार्टनरशिप, तो मैं प्रिंसिपल बन जाता हूं। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा आप याद रखिएगा 1 मार्क्स के लिए कि पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल भी होता है और अपने आप में एजेंट भी होता है। तो दोनों ही रोल पार्टनर प्ले करता है, क्योंकि काम करने के समय वो एजेंट होता है और प्रिंसिपल जब उसको किसी भी प्रकार से डिसीजन मेकिंग पावर लेनी होती है तो वो प्रिंसिपल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या फर्क है? बड़ा सिंपल सा फर्क है प्यारे दोस्तों। चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट, यू हैव लाइबेबल फॉर पेइंग समथिंग, आपको पे करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं, रेंट ऑफ बिल्डिंग। अगर आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस चला रहे हैं, तो उसमें आपको रेंट पे करना ही होगा, चाहे आपके पास कोई ग्राहक आए ना आए। दूसरा वर्ड है दोस्तों एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट के बंटवारे से क्या मीनिंग है? मतलब कि एग्जांपल के तौर पर मुझे 10 लाख रुपए का इस साल प्रॉफिट हुआ है, मेरी फर्म में 20 पार्टनर हैं, तो मैं सबको कितना कितना पैसा किस किस हिसाब से देता हूं। किसी ने ज्यादा काम किया उसको 2 लाख दिया, किसी ने कम काम किया है उसको 50,000 दिया। दैट इज टर्म टू बी द एप्रोप्रिएशन। और जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी ऑफ अ पार्टनर, कमीशन ऑफ अ पार्टनर, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन होते हैं। तो आपको याद रखना होगा, चार्ज और एप्रोप्रिएशन पर भी क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से।
अगला दोस्तों क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P&L एंड P&L अप्रोप्रिएशन। P&L और P&L अप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। सबसे पहले बात करेंगे P&L की। P&L बनाया जाता है सिर्फ एक मोटिव के लिए, वो क्या होता है, हमें प्रॉफिट या लॉस जानना है। P&L अप्रोप्रिएशन उस P&L के बाद बनता है, और जो प्रॉफिट हुआ होता है दोस्तों वो पार्टनर्स में कैसे बटेगा, वो P&L अप्रोप्रिएशन का काम है। तो P&L का काम प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना है, P&L अप्रोप्रिएशन का काम दोस्तों क्या है, आप सभी जानते हैं बड़े इजीली कि उसको प्रॉफिट को बांटा कैसे जाए, दैट इज टर्म टू बी P&L अप्रोप्रिएशन। आगे, टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के कितने टाइप हैं आपको पता है, दो तरीके से दोस्तों कैपिटल अकाउंट बनते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। जिसमें कैपिटल फिक्स कर दी जाए, जिसमें दो तरीके से अकाउंट बने, एक फिक्स कैपिटल, एक करंट कैपिटल अकाउंट, उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। और दोस्तों दूसरा फ्लक्चुएटिंग, जिसमें एक ही अकाउंट होता है, वही कैपिटल बनी रहती है। अब क्वेश्चन ये आता है प्यारे दोस्तों कि फिक्स्ड की ही क्यों जाती है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर हम किसी भी प्रकार से कैलकुलेट ना कर पाए तो हमें पार्टनर्स में इक्वलाइज वे से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को फॉलो करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, आपने रेट भी पढ़े होंगे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ वगैरह वगैरह। तो वो सभी को उस सबसे बटवा छुटकारा लेने के लिए दोस्तों हम अकाउंट्स को फिक्स कर देते हैं, इसीलिए दो तरीके से अकाउंट बनाए जाते हैं। आगे दोस्तों मैं बात करूंगा पास्ट एडजस्टमेंट्स की। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, पूरे के पूरे साल के दौरान हम कुछ गलतियां कर चुके होते हैं और फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन चुकी होती हैं। तो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनने के बाद अगर मुझे कोई पिछले डाटा में रेक्टिफिकेशन करनी हो, कुछ बदलाव करना हो, तो उसके लिए मैं पास्ट एडजस्टमेंट करता हूं, तो वो लॉ में लीगलाइज भी है। अगला दोस्तों, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर। कितने पार्टनरशिप में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। देखिए, मिनिमम 2 पार्टनर हमेशा होने चाहिए दोस्तों अगर पार्टनरशिप की मैं बात करूं, और मैक्सिमम 50 पार्टनर। सेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनीज का अमेंडेड एक्ट 2014 में इस चीज की बात लिखी गई थी दोस्तों कि हमें मैक्सिमम 50 पार्टनर ही अलाउड हैं। कई बुक्स में 200, क्योंकि वो पुराना हो चुका है दोस्तों, 2013 एक्ट जब आया था और उसमें एक अमेंडमेंट आई, उसके बाद वो 50 हुआ, नहीं तो वो नंबर 200 और 100 भी कहीं कहीं दिखता है। तो आपका सही आंसर होगा मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज नेसेसरी। क्या रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप की नेसेसरी है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप करवाते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, आप किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से अपनी फर्म के ऊपर भी केस कर सकते हैं, अपने पार्टनर्स में आपस में भी केस कर सकते हैं। तो आपको बेनिफिट रहता है अगर कोई डिस्प्यूट हो, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको दोस्तों दिक्कत हो सकती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी तो नहीं है, इट इज ऑप्शनल। इस कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल नेसेसरी इन द पार्टनरशिप, पिछली बार का क्वेश्चन है ये। क्या दोस्तों किसी भी प्रकार से कंट्रीब्यूशन जो है पार्टनरशिप में, अगर आप कैपिटल लगाएं या ना लगाएं, अगर बिना लगाए भी क्या आप पार्टनर हो सकते हैं? जी हां, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में साफ लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग नेसेसरी होनी चाहिए। आप प्रॉफिट बांटते हो, चाहे वो 99:1 में हो या 50-50 हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन प्रॉफिट बांटते हो। लेकिन अगर कैपिटल आपने नहीं लगाई तब भी आप पार्टनरशिप में रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप अलाउड करती है किसी भी प्रकार से प्यारे दोस्तों बिना कैपिटल के किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1। जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपका मैक्सिमम सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गुडविल। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों गुडविल का क्या आता है? पहला क्वेश्चन तो गुडविल का यही आता है प्यारे दोस्तों कि गुडविल क्या होती है, डिफाइन गुडविल। तो आप सभी जानते हैं रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, एक फर्म की ऐसी रेपुटेशन जो आने वाले समय में इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसे हम गुडविल बोलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन डिफाइन गुडविल होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल के बारे में क्या बोलता है प्यारे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती होती है बहुत बच्चों की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल के बारे में क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल के बारे में सिर्फ इतनी बात बोलता है दोस्तों कि गुडविल जब भी आप सेल्फ जनरेट, दो तरीके गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेट और एक होती है परचेज गुडविल। अगर आपने किसी से गुडविल परचेज किया, किसी का बिजनेस परचेज किया और उसको थोड़े पैसे ज्यादा दिए हैं क्योंकि उसकी गुडविल थी, तो उसे बोला जाता है परचेज गुडविल।
अपने आप अपनी फर्म की गुडविल नहीं लगा सकते। अगर मुझे लगे कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है प्यारे दोस्तों, तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर मैं उसकी गुडविल अपनी मतलब से 1 रुपया भी लगाऊंगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसे अलाउ नहीं करता। आप हमेशा परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमेशा 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 परचेज गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दोस्तों इंटेंजिबल एसेट्स पर लगता है, ये आपको याद होना चाहिए, और वह बताता है कि परचेज गुडविल को ही बुक्स में रिकॉर्ड करना है और किसी भी प्रकार से दोस्तों हम कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन भी यही है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसा कि मैं बता चुका हूं, परचेज जिससे खरीदी हो वही रिकॉर्ड हो सकती है, सेल्फ जनरेटेड खुद से बना के हम गुडविल अपनी वैल्यू नहीं रख सकते। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा सुपर प्रॉफिट वर्सेज एवरेज प्रॉफिट। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में क्या फर्क है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि मैं पूरी दुनिया इतना पैसा कमा रही है, मैं अपने प्रॉफिट का टोटल लगाता हूं, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं 5-10 सालों से डिवाइड करके, या पिछले 5-10 सालों में क्या है। लेकिन दोस्तों एवरेज प्रॉफिट से भी ऊपर की एक टर्म है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमेशा हमेशा एक फर्म अपने आप को जज करती है, सुपर प्रॉफिट में फर्म अपने कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जज करती है। इसीलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब आप एवरेज आम बंदे से भी कितने ऊपर हैं, तो सुपर प्रॉफिट जब भी होगा तो फर्म की गुडविल जनरली ज्यादा होती है। उसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, इसलिए आप ये भी डिफरेंस आपको आ सकता है। जनरली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बेसिकली बनेगा दोस्तों वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे और परचेज गुडविल पे बनेगा। एक और बात दोस्तों, कई तरीके की गुडविल्स बनाई गई हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कैट, बैट, रैट गुडविल। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको सिंगल मार्क में इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आना चाहे तो वो आपको एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट का छोटा सा न्यूमेरिकल भी फिट करके दे सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 4 पर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये चैप्टर का नाम है। इसमें चौथा चैप्टर इसमें कहा जाता है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिफाइन रिकॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को दोबारा से अलग थलग ढंग से बनाना, दैट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, कि पहले आप और मैं दो पार्टनर थे, 50 शेयर आपका था, 50 मेरा था, बहुत ज्यादा काम करते थे, मैं कम काम करता था, तो आज से आपका 70% का हिस्सा होगा और मेरा 30% का हिस्सा होगा। इसे ही बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। अपने आप में अपनी ही फॉर्म में कोई भी बदलाव करना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी रिकॉन्स्टिट्यूशन। और इस चैप्टर से दोस्तों आपको और भी कोई क्वेश्चन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप सिंगल मार्क या थ्योरी बेस्ड ये क्वेश्चन देख सकेंगे। चैप्टर नंबर 5 दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सिंगल मार्क का क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप सभी जानते हैं, कई बार आप प्री बोर्ड दे चुके होंगे, कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका होगा आपके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या मतलब होता है। तो आप सभी जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकाली जाती है और उसका क्या मतलब होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि जो पार्टनर अपना शेयर छोड़कर दूसरे किसी नए पार्टनर को देता है तो उस पार्टनर को गुडविल मिलती है, तो उस पार्टनर को हमेशा हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोला जाता है। और जिस रेशो में वह शेयर नए पार्टनर को देता है उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इसका फॉर्मूला होता है और ये हमेशा एडमिशन के टाइम पे दोस्तों निकाली जाती है। दूसरी है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है और ये हमेशा रिटायरमेंट या डेथ के समय निकाली जाती है। ये याद रखिएगा, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट दोस्तों जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहला क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट दोस्तों, रीवैल्यूएशन 3 वर्ड्स हैं या 2 वर्ड्स में बोलूं, रीवैल्यूएशन दोबारा से किसी चीज को रिवैल्यू करना, दोबारा से किसी भी चीज को आंकना कि उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, उसे हम रिवैल्यूएशन बोलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया पार्टनर आने या जाने से पहले दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार से हमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू या रीअसेस करना पड़ता है। एक बार नजर मिलानी पड़ती है कि मार्केट में इनका क्या रेट चल रहा है, उसमें जो भी बढ़ाव या घटाव आता है, जो भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसे ही हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आया भी हुआ है कई बार। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है।
देखिए बड़ा सिंपल सा नेचर है, नॉमिनल नेचर का है, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करता है, सारे इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करता है। तो याद रखिएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल। जी हाँ, आगे क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर से, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। देखिए बड़ा सिंपल सा होता है, क्या होता है कि हमारे पास बहुत से वर्कर काम कर रहे हैं, जितने वर्कर दोस्तों हमारे पास काम कर रहे हैं वो सभी के सभी वर्कर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छी कंडीशंस मिले। तो इसलिए बाय चांस क्योंकि काम कर रहे हैं, कोई चोट लग जाती है या कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो मुझे उनको कंपनसेशन के तौर पर कुछ देना पड़ेगा एज अ बिजनेस। तो उसके लिए एक रिजर्व बनाया जाता है जिसे बोला जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होता है, देखिए अगर आप बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं, वो आपको किसी भी प्रकार से उसकी वैल्यू बढ़ती या कम होती है, जिससे कि बिजनेस में फ्लक्चुएशन आ सकती है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ पैसा है उसके रिजर्व में डाल देते हैं, ताकि अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरे तो उस रिजर्व से आप उस इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट कर सकें। इसलिए IFR इन्वेस्टमेंट जहां जहां होगी वहां वहां IFR बनाया जा सकता है, तो उसे ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट की अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस को कवर करता है। उसके बाद है EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या होता है, सरकार ने EPF के एक्ट भी बनाए हुए हैं। क्या है चीज, क्या है ये, बहुत सारे एम्प्लॉयर बहुत सारे एम्प्लॉयज को कवर करते हैं, और एम्प्लॉयर के ऊपर ही एम्प्लॉय का हमेशा हमेशा भरोसा होता है, ध्यान होता है दोस्तों। तो क्या है दिक्कत कहां पे आती है, तो सरकार बोलती है कि दोस्तों जितनी भी सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज को दोगे तो वो यूज कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है उसके लिए अपने खर्चों के हिसाब से वो उसे यूज कर लेंगे। लेकिन दिक्कत कहां है, दिक्कत ये है दोस्तों, जब उनके ऊपर कोई भी अड़चन आएगी किसी भी प्रकार से, तो वो आपको बोलेंगे कि हम उनकी सैलरी बढ़ा दो या उनको लोन दे दो, तो फिर आपको भी दिक्कत होने वाली है, उन्हें तो दिक्कत हो ही रही है। इसीलिए उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा पहले ही काट कर कहां रख लिया जाए, EPF के नाम से रख लिया जाए, ताकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप उनको पैसे वापस कीजिए। तो यही होता है EPF, मतलब उन्हीं का पैसा हमारे पास पड़ा है, उनकी सैलरी में से हम काट के रखते हैं, किसके कहने पर, सरकार के कहने पर, उसे EPF बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों हिडन गुडविल, क्या होती है हिडन गुडविल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिडन गुडविल को डिफाइन करें। देखिए दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस को 10 लाख रुपए में खरीदते हैं और उस बिजनेस की सारी एसेट और लाइबिलिटी, एसेट का टोटल लगा के उसमें से लाइबिलिटी माइनस करके 8 लाख रुपए आ रहा है, तो 2 लाख रुपए आप किस चीज के दे रहे हैं, तो वो गुडविल के दे रहे हैं, तो वही अमाउंट हिडन गुडविल कहलाती है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या फर्क है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में, वाई गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है हमने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले रिटायरमेंट और डेथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है दोस्तों, ऑब्वियस है। अगर हम नेचुरल वर्ल्ड में देखें, साइकोलॉजिकल व्यू से देखें, तो बहुत बड़ा फर्क है। एक बंदा रिटायर होकर जा रहा है, एक बंदे की डेथ हो रही है, दोनों में फर्क है, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहली बात, वाई गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, क्यों कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार से जो पार्टनर जाएगा, चाहे उसकी डेथ हो रही है, चाहे किसी भी प्रकार से वो छोड़कर जा रहा है, तो वो अपना हिस्सा, जब वो आया था तो उसने लोगों को गुडविल दी, उसने लोगों को अपना हिस्सा दिया था, इसीलिए आज वो अपना हिस्सा अगर उन्हीं लोगों को छोड़कर जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उनको पेमेंट देनी पड़ेगी, तो उसे ही गेनिंग रेशियो कहते हैं, जिस रेशियो में वह किया जाता है। दूसरी बात, गेनिंग रेशियो हमेशा हमेशा रिटायरमेंट या डेथ के वजह से कैलकुलेट की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये हमेशा डेथ के केस में बनाया जाता है। कभी कभी जिस भी पार्टनर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड के दौरान डेथ हो गई, अभी पीरियड पूरा नहीं हुआ था उसकी, दिसंबर अक्टूबर, इन कभी इसके बीच बीच डेथ हो गई, तो मुझे कैसे पता होगा इस साल उसका कितना प्रॉफिट बनता है कितना नहीं। तो मैं एक रफ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बीच में ही, जैसे P&L बनता है वैसे ही एक P&L सस्पेंस अकाउंट बना देता हूं, जिससे मुझे पता लग जाए कि उसका प्रॉफिट का हिस्सा क्या होगा, तो उस टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड उसने काम किया, उसका मैं पैसा उसे दे सकूं। तो याद रखिएगा, P&L सस्पेंस अकाउंट हमेशा हमेशा डिसीज पार्टनर में, मतलब कि जिसकी डेथ हो चुकी है, उस केस में बनाया जाता है, ताकि जितने समय के लिए उसने काम किया है मैं उसकी हेल्प कर सकूं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट
इज इंटरेस्ट पेबल ऑन द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जांपल के तौर पर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी कैपिटल वगैरह वगैरह सब चीजें लगाकर 1 करोड़ रुपया बन जाता है। अब हमारा बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं है हम 1 करोड़ रुपया 1 मिनट में उसके घर वालों को दे दें, लेकिन उसका 1 करोड़ रुपया बनता है तो हमें देना भी है, लेकिन हमें थोड़ा टाइम चाहिएगा। हमने उन्हें कहा कि हमारे पास 50 लाख रुपए हैं, ये आप ले जाइए, 50 लाख आपके और बचे हैं, तो उसके ऊपर क्या मुझे इंटरेस्ट भी देना होगा? जी हाँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। तो उस अमाउंट पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट रहेगा? 6% पर एनम। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चैप्टर नंबर 7 पर बात करते हैं दोस्तों, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चैप्टर का नाम है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है, किस प्रकार से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फर्क है? देखिए दोस्तों, पहली बात है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का खत्म होना, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पार्टनरशिप है, उनका जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, उनका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर खात्मा हो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं किसी भी प्रकार से डिसोल्यूशन। अगर मैं बात करूं, इट मीन्स द क्लोजर ऑफ फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल ऑफ द पार्टनर। आज से बिजनेस बंद है, आज से फर्म बंद है, आज से स्ट्रक्चर बंद है, रिलेशनशिप बंद है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है दोस्तों? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में है कि आपका बिजनेस बंद नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार से आप अपनी फर्म को रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, किसी को ऐड कर रहे हो, किसी को माइनस कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स को चेंज कर रहे हो प्यारे दोस्तों। तो ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। फर्म का मतलब बिजनेस क्लोज हो जाना और पार्टनरशिप का मतलब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब दोस्तों प्यारे क्या होगा? हमेशा 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 कि आप फर्म की बुक्स को क्लोज करके नए तरीके से उसमें काम करना चाह रहे हो। दैट इज बिजनेस क्लोज नहीं होगा, आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी तो आगे कैसे चलेगा? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर या और 1-2 पार्टनर ऐड करके आप उसे रिन्यू कर आगे चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है? 6 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, सभी मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही होगा। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, डिफाइन रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है प्यारे दोस्तों? जब भी हम किसी भी बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं तो हम उसको सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, ताकि हम एक टैक्टफुल मैनर में पूरे के पूरे बिजनेस को क्लोज कर सकें। दैट इज टर्म टू बी रियलाइजेशन अकाउंट। आगे नेचर क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट का दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट नॉमिनल नेचर होता है हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन का भी नॉमिनल होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी नॉमिनल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है दोस्तों, ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमारे पूरे पार्ट ए को कवर करेंगे, जिसमें एनपी और 6 के 6 पार्टनरशिप के चैप्टर थे। इसी प्रकार से दोस्तों हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे जिसमें कंपनीज अकाउंट के सारे चैप्टर्स होंगे, और इससे अगली वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें फाइनेंशियल एनालिसिस के भी सारे चैप्टर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के